नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन स्टडी पॉइंट पे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे और इसके अलावा अपनी स्टडी पे ध्यान दे रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11th क्लास हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 11 है, जिसका नाम है आधुनिकीकरण के रास्ते। इस चैप्टर को हम समझने वाले हैं। तो इस चैप्टर के ऊपर ऑलरेडी अब मैं आप लोगों को 2 वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं। अगर आप लोगों ने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लिए। वैसे आज की इस वीडियो में हम चाइना को समझने वाले हैं, मतलब चाइना का जो इतिहास है, चाइना ने अपने विकास के लिए कौन कौन सी नीतियां अपनाई है और किस तरीके से चाइना अपना विकास करना शुरू किया था, कौन कौन सी रणनीतियां अपनाई थी, उसको हम समझने वाले हैं। तो आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दी, ताकि मेरे चैनल में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आगे इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, चाइना के इतिहास की हम बात करते हैं तो चाइना के जो आधुनिक इतिहास की जो शुरुआत है वो लगभग 16वीं सदी से माना जाता है, जब ये विदेशी शक्तियों की नज़र में आया। और आपको पता है कि ब्रिटेन और बहुत सारे जो देश है उसको अलग अलग हिस्से पे फिर धीरे धीरे कब्जा करना शुरू करते हैं, और इसी को हम खरबूजे का कटना भी कहते हैं। यानी कि चाइना अनेक भागों में बट गया था। जापान ने बहुत सारे हिस्से पे कब्जा कर रखा था, इसके अलावा ब्रिटेन ने कब्जा कर रखा था। ब्रिटेन के लोगों ने क्या किया, ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, चाइना के लोगों को अफीम की आदत लगा दी। अफीम एक नशीला पदार्थ है और अफीम की जो खेती थी ना वो भारत में की जाती थी, और भारत से अफीम को खरीद के चाइना क्या करता था, ब्रिटेन को बेचता था। मतलब बेचता नहीं, एक यूँ कह दो कि गलत तरीके से ब्रिटेन के लोगों तक पहुंचाता था, और ब्रिटेन के लोगों को, आम लोगों को उसने क्या किया, अफीम की आदत लगा दी। अब अफीम के लत में क्या था कि वो नशे में रहते थे और नशे में उनका उत्पीड़न किया जाता था ब्रिटिश द्वारा। ठीक है। तो दोस्तों, जो आधुनिक चीन की शुरुआत है, हमने बात किया है कि 16वीं सदी से माना जाता है। अब 16वीं सदी से जब आधुनिक चीन की शुरुआत हुई तो वहाँ पे क्या था कि विकास को लेकर ना बहुत सारे विद्वानों में बहस चल रहा था कि यार चाइना को अपने विकास के लिए ना कौन सा सिद्धांत अपनाना चाहिए। तो यहाँ पे हम 3 तरीके के जो बहस है उसको हम समझने वाले हैं। इसमें जो सबसे पहले आते हैं वो है कॉन्ग योवेल और लियांग किचाओ जैसे विद्वान। क्या नाम बोला मैंने? कॉन्ग योवेल और लियांग किचाओ। अब इनका मानना यह था कि हमें ना पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए, नए तरीके से अपने विकास के लिए जो पुराने सिद्धांत है, पुराने जो विचार है, उसका इस्तेमाल करना है, और वो भी नए तरीके से। ऐसा इनका मानना था। इसके अलावा दूसरे जो विद्वान थे वो सन यात सेन थे। सन यात सेन चाहते थे कि जो चाइना है, चाइना को जापान और पश्चिमी देशों के मॉडल को अपनाना चाहिए। जो विकास का जो पश्चिमी देशों का जो मॉडल है और जो जापान का जो मॉडल है उसको अपनाना चाहिए। उसी के साथ तीसरा जो है वो है समाजवादी पार्टी। अब समाजवादी या साम्यवादी जो पार्टी है वो युगों की जो असमानता थी ना उसको ख़त्म करना चाहती थी और विदेशी शक्तियों को चाइना से खदेड़ के भगाना चाहती थी। तो ये 3 तरीके की बहसें चाइना के आधुनिक इतिहास में देखने को मिलता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारे कंटेंट जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, सारा कुछ एनसीईआरटी से ही मैं लिया हुआ। ठीक है, एनसीईआरटी से बाहर से मैं आपको कुछ नहीं समझा रहा, सारा कुछ एनसीईआरटी से ही समझा रहा हूँ। अब इसमें क्या है कि लियांग किचाओ की एक बात को आप ध्यान से समझ ले। लियांग किचाओ जैसे विद्वान का मानना यह था कि भारत किसी देश के हाथों नहीं बल्कि एक कंपनी के हाथों गुलाम बन गया, ऐसा ये भारत के बारे में कहते थे। ठीक है। अब मैं आपको बता देना चाहूँगा कि चाइना की जो प्रमुख विचारधारा है वो है कन्फ्यूशियसवाद। ठीक है, कन्फ्यूशियसवाद जो है एक तरीके से चाइना में एक व्यक्ति है कन्फ्यूशियस, जो कि एक विद्वान हुए, उनके जो अनुयायी है और उनके जो जो विचार है उसी पर आधारित कन्फ्यूशियसवाद जो विचारधारा है वो है। अब दोस्तों, इसकी विशेषता क्या है, इसकी हम प्रमुख विशेषता की बात करें तो इसमें अच्छे व्यवहार पर बल दिया गया है, व्यवहारिक समझ को बढ़ावा दिया गया है। आपकी जो व्यवहारिक समझ है उसको बढ़ावा दिया गया, उचित सामाजिक संबंध को बढ़ावा दिया, मतलब कि आपको क्या करना है, दूसरे लोगों के साथ उचित सामाजिक संबंध बनाने हैं। तो ये सारी चीज़ें कन्फ्यूशियसवाद में बढ़ावा दिया गया था। ये सब जो विचार है वो कन्फ्यूशियसवाद के विचारधारा पर आधारित है। इसके अलावा इस समय काल में क्या हुआ कि भाई चाइना ने अपने देश के विद्यार्थियों को जापान, ब्रिटेन और फ्रांस में पढ़ने के लिए भेजा, ताकि वो नए विचार सीखकर वापस चाइना आए और चाइना के विकास में अपना योगदान दे। इसके अलावा हम 1890 के दशक की बात करें तो 1890 के दशक में बहुत बड़ी संख्या में चाइना के जो विद्यार्थी थे उनको जापान में पढ़ने के लिए भेजा गया था। तो ये सब आरंभिक योजनाएं थी विकास की, जिसको हम समझ रहे हैं। ठीक है, लेकिन आगे अभी आप देखेंगे तो चाइना ने क्या किया था, इस विकास के लिए इससे भी ज़्यादा बेहतरीन मॉडल अपनाने शुरू किए थे। लेकिन बीच बीच में दाव पेच भी चल रहा था, संघर्ष भी चल रहा था, लेकिन विकास के जो रास्ते हैं वो भी तैयार हो रहे थे। दोस्तों, हम बात करते हैं सन यात सेन की। देखिए, सन यात सेन
जो थी उन्होंने क्या किया था, 911 में मांचू साम्राज्य जो था चाइना का एक प्रमुख साम्राज्य है, मांचू साम्राज्य, उसको ख़त्म करके गणतंत्र की स्थापना की थी। और सन यात सेन को आधुनिक चीन का संस्थापक भी माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सन यात सेन को आधुनिक चीन का संस्थापक भी माना जाता है। ये एक गरीब परिवार से थे और उन्होंने डॉक्टरी की भी पढ़ाई कर रखी थी। और इसके अलावा चाइना के भविष्य को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे, चाइना के भविष्य को लेकर बहुत ही ज़्यादा सोचते थे। और उन्होंने क्या किया था चाइना में, मतलब उन्होंने अपने जो सिद्धांत दिए थे चाइना के विकास के लिए, उसको हम सन यात सेन के 3 सिद्धांत के नाम से जानते हैं, जो कि इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब चाइना के इतिहास वाला जो है उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो हम बात करते हैं सन यात सेन के जो 3 सिद्धांत है, जिसमें सबसे पहले है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? राष्ट्रवाद का मतलब ऐसे होता है राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना दिखाना, ठीक है। लेकिन उनके लिए राष्ट्रवाद का मतलब था मांचू वंश को सत्ता से हटाना, ठीक है, जो कि एक विदेशी वंश माना जाता था चाइना में। मतलब सन यात सेन के अनुसार जो मांचू वंश है वो एक विदेशी वंश है और उसको राष्ट्रवाद के अंतर्गत क्या करना है, हमें सत्ता से हटाना है। दूसरा है गणतंत्र। गणतंत्र बोल दिया आप या लोकतंत्र बोल दे। गणतंत्र मतलब एक ऐसी सरकार बनानी है जो कि नियम अनुसार चले, यानी कि गणतांत्रिक सरकार की स्थापना हो। जैसे कि हम गणतंत्र की बात करते हैं, भारत जो है गणतंत्र 26 जनवरी को मना, जब हमारा देश का जो संविधान है वो लागू हो गया है ना। तो गणतांत्रिक सरकार की स्थापना करनी थी। और तीसरा है समाजवाद। समाजवादी विचारधारा को ये बढ़ावा देते थे। उनका मानना ये था कि जो भेदभाव है ना अमीर गरीब के बीच में, जो भेदभाव है उसको क्या करना है, ख़त्म करना है, सबको एक बराबर लाना है, ये समाजवाद था। तो ये 3 सिद्धांत थे जो कि सन यात सेन के द्वारा दिए गए थे। और इसी सन यात सेन की लीडरशिप के अंतर्गत ही क्या हुआ, नेशनल पीपल्स पार्टी की स्थापना हुई, जिसको हम कुओमिंतांग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुओमिंतांग, ठीक है। अब जो कुओमिंतांग है यानी कि नेशनल पीपल्स पार्टी जो है वो कपड़ा, खाना, घर और परिवहन की ज़रूरतों पर विशेषकर ध्यान देना शुरू करता है, ठीक है। लेकिन सन यात सेन की मृत्यु हो जाती है और सन यात सेन की मृत्यु के बाद जो इस पार्टी के मतलब कुओमिंतांग के जो एक तरीके से प्रमुख नेता बनते हैं वह चियांग काई शेक। क्या नाम बोला मैंने? चियांग काई शेक सन यात सेन के बाद कुओमिंतांग के लीडर बनते हैं। लेकिन जो कुओमिंतांग है, जो मैंने आपको नाम बताया नेशनल पीपुल्स पार्टी, ठीक है, तो नेशनल पीपुल्स पार्टी जो है वो अपने लक्ष्य में कहीं ना कहीं असफल रहा, ठीक है। वो अपनी मतलब जो चाइना में जो असमानताएं थी उसको ख़त्म नहीं कर पाया तथा लोगों पर फौजी व्यवस्था को थोपने की कोशिश की। और ये कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक साबित हुआ। दोस्तों, अब हम चीनी साम्यवादी पार्टी की बात करते हैं। जो साम्यवादी पार्टी है वो चाइना की एक प्रमुख पार्टी है और इसकी स्थापना 1921 में रूसी क्रांति के बाद की गई थी। रूस में एक क्रांति हुआ था 1917 में, ठीक है, जो कि समाजवादी या साम्यवादी क्रांति थी। उस क्रांति से ही प्रेरणा लेके साम्यवादी दल की स्थापना चाइना में की गई थी। और ये जो पार्टी थी वो मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित थी। कार्ल मार्क्स के जो विचार है ना उस पे आधारित थी, जिसमें ये कहा जाता था कि कोई भी मतलब समाज है, समाज में अगर पूंजीपति लोगों का दबदबा है तो उस पूंजीपति प्रधान समाज को मतलब एक तरीके से जो ख़त्म करेगा ना वो मजदूर वर्ग ही करेंगे, यानी कि मजदूर वर्ग को विशेष महत्व मार्क्सवादी विचारधारा में दिया जाता है। देखिए, इस पार्टी के जो प्रमुख लीडर है उनमें सबसे पहला नाम आएगा आपका माओ त्से तुंग, ठीक है। माओ त्से तुंग की हम बात करें तो इन्होंने क्या किया था, एक तो आज़ाद सरकार और सेना पर जोर दिया। इन्होंने बोला कि हम एक आज़ाद सरकार बनाएंगे, सेना को पावरफुल बनाएंगे। ग्रामीण महिलाओं का संघ बनाने की कोशिश की, ग्रामीण महिलाओं का एक संघ भी बनाया इन्होंने, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने क्या किया, शादी के नए कानून बनाए, ठीक है। जो आयोजित जो शादियाँ है, जो शादी की हुई जो शादी है उसको चाइना के लोग क्या करते थे, बेच देते थे, या जो समझौते हैं उसको बेच दिया करते थे। जो माओ है उन्होंने क्या किया, इस पर रोक लगा दी, तलाक को बहुत ही आसान बना दिया। तो ये सारे कदम माओ त्से तुंग के द्वारा उठाए गए थे, ठीक है। लेकिन इसी बीच में क्या होता था, संघर्ष भी चल रहा था। जो कुओमिंतांग है और जो साम्यवादी दल है उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष भी होता रहता था। और इस कारण क्या हुआ, जो कुओमिंतांग है और जो साम्यवादी दल के बीच में जो संघर्ष चल रहा था वो 1949 में ख़त्म होता है। और माओ के नेतृत्व में जो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो पार्टी है उसकी स्थापना होती है और वो सरकार बनाती है 1949 में, ठीक है। और इन्होंने चाइना के विकास के लिए बहुत ही अच्छे कदम उठाए।
इन्होंने क्या किया, कुछ नीतियां जो अपनाई थी उसकी हम बात कर लेते हैं। इन्होंने क्या किया, अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में रखे गए इनके द्वारा, ठीक है। मतलब ज्यादातर अर्थव्यवस्था पे सरकार का ही नियंत्रण था। निजी कारखानों तथा भू स्वामित्व को धीरे धीरे खत्म कर दिया गया। अब ज्यादातर कारखाने जो थे वो सरकार के नियंत्रण में ही होते थे और जमीन वगैरह भी सरकार के नियंत्रण में ही होता था। इसके अलावा 1998 में लंबी छलांग वाले आंदोलन की नीति के जरिए देश के जो औद्योगिक विकास है उसमें तेजी लाई गई, है ना। कोशिश की गई कि भाई एक तरीके से देश का जो विकास है वो और ज्यादा तेज गति से की। इसके अंतर्गत क्या किया गया, लोगों के घरों के पिछवाड़े में, मतलब घर के पीछे इस्पात की भट्टियां लगाई गई। बहुत सारे उद्योग धंधे, छोटे छोटे उद्योग धंधे और लोगों के घर के पीछे खुलवा दिए गए, है ना। सामूहिक खेती की शुरुआत कर दी गई, यानी कि सब लोग क्या करते थे, अब समूह बना के खेती करते थे। कोई प्राइवेट खेत नहीं होता था बल्कि सामूहिक खेती होती थी, जो कि गाँव के लोग आपस में मिलकर एक साथ मिलकर क्या करते थे, खेती किया करते थे। तो दोस्तों ये सारी नीतियां चाइना के विकास के लिए पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है उसने अपनाई थी। दोस्तों अब हम 1978 के प्रमुख सुधारों की बात कर लेते हैं। चाइना अगर वास्तव में अपना विकास करना शुरू किया तो 1978 में जो नीतियां अपनाई गई थी, नई आर्थिक नीति आई थी चाइना की, इस समय उन्होंने विकास के जो तरीके अपनाए थे जिससे कि जो चाइना की अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ही तेज गति से विकास करने लग गई थी। तो उस समय की अगर हम बात करें, वहाँ के जो राष्ट्रपति थे तंग सियाओपिंग, ठीक है। तो तंग सियाओपिंग ने क्या किया था, आधुनिकीकरण के लिए बहुत सारे कदम उठाए थे। इसी के अंतर्गत क्या हुआ, आधुनिकीकरण के 4 सूत्र की घोषणा की गई, जिसके अंतर्गत विज्ञान, उद्योग, कृषि और रक्षा, ये 4 चीजों को क्या किया गया, बिल्कुल आधुनिक बनाया गया, है ना। इसके अलावा विशेष आर्थिक क्षेत्र का निर्माण किया गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया, जिसके अंतर्गत कोई एक जगह चुन लिया जाता था और वहाँ पे विदेशी कंपनियों को कहा जाता था कि वहाँ पे अपनी कंपनी स्थापित करे और वहाँ पे उन कंपनियों को क्या दिया जाएगा, कर में छूट दिया जाएगा, सस्ते दाम पे बिजली, पानी और दूसरी जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके अलावा खेती का निजीकरण कर दिया गया। पहले क्या था कि सामूहिक खेती के चलती थी और जमीन पे सरकार का नियंत्रण होता था, लेकिन अब क्या हुआ, खेती को निजी हाथों में सौंप दिया गया, ठीक है। इसके अलावा उद्योगों का भी निजीकरण कर दिया गया। पहले खेत का निजीकरण किया गया, अब उद्योगों को भी प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया गया, यानी कि अब कोई भी व्यक्ति वहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगा सकता था। पहले क्या था कि ज़्यादातर फैक्ट्री वगैरह सरकार ही चलाती थी, लेकिन अब निजी हाथों में सौंपने के कारण आम लोग जो थे, जो भी पूंजीपति लोग थे, वो भी अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ पे लगा सकते थे। तो इन सभी कारणों से चाइना बहुत तेज गति से विकास करना स्टार्ट कर देता है। और आपको पता है कि आज अमेरिका और रशिया के बाद अगर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जो शक्ति है वो चाइना ही है। सबसे शक्तिशाली देश में तीसरे नंबर पे चाइना आता है ना। शंघाई जैसे आप शहर की आप बात कर सकते हैं, जो कि दुनिया के सबसे स्मार्ट सिटी में शुमार होते हैं। आप बुलेट ट्रेन की बात कर सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं जापान से भी ज़्यादा तेज गति से बुलेट ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड किसके पास है, चाइना के पास है ना। तो आज काफ़ी ज़्यादा तेज गति से चाइना अपना विकास कर रहा है। सो दोस्तों ये चाइना का जो टॉपिक था मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सभी टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप वीडियो को ना दोबारा से देख लें, ठीक है। दोबारा से देख लेंगे, आपका 15-20 मिनट जाएगा, ज़्यादा समय आपका नहीं जा रहा है, ठीक है। तो आप एक बार वीडियो को शुरू से लेके एंड तक इसको एक बार दोबारा देख लें, ताकि हर एक टॉपिक आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते फिर आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।